जाती थी। अंग्रेज जो थे यहाँ पर एक जेल बनाए थे, सेलुलर जेल। हालांकि वो पैलेस था लेकिन वो धंस गया तो उसको जेल बना दिया था। कौन सा जेल? सेलुलर जेल। यहाँ पर सेलुलर जेल में वहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। अब नाम सुनोगे, ये जो काला पानी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर। कौन थे? वीर सावरकर। वीर सावरकर को जो सेलुलर जेल में बंद किया गया था तो उन्होंने कोयला से इतिहास लिख दिया था। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कितना ही थी, उसमें तो मॉडर्न हिस्ट्री भी बनी रही थी, तो जिस पर छोटी सी हिस्ट्री थी तो उन्होंने क्या करते कोयला से लिख दिया था दीवार पर। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच कौन सा जलमार्ग है? दक्कन जलमार्ग। कौन सी? सेंटिलीज। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिलीज। स्पेन जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। जय हिंद। तो चलिए आज क्या समझते हैं। आज केंद्र शासित प्रदेश के बारे में समझते हैं। इससे पहले आपको केंद्र शासित के बारे में कम्प्लीटली नहीं कुछ बता दिए थे। कौन कौन? आपको हम लद्दाख, जम्मू कश्मीर बता दिए थे। यहाँ पर चंडीगढ़ वो बता दिए थे, चंडीगढ़ बना दिए थे। यहाँ पर दिल्ली को बता दिए थे। यहाँ पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली को बता दिए थे। यहाँ पर पांडिचेरी को बता दिए थे और यहाँ पर लक्षद्वीप को बता दिए थे। तो इतना आपको बता दिए थे। अब बच गया कौन? अंडमान निकोबार। कौन बच गया? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बच गया। क्या बच गया? अंडमान निकोबार। तो देखिए अंडमान निकोबार जो है वो हिमालय पर्वत का अंश है। किसका? हिमालय पर्वत। अब हिमालय पर्वत यहाँ से आया हुआ है, हिमालय पर्वत है तो यहाँ पर म्यांमार से झुकता हुआ है। तो जैसे ही म्यांमार पार किया है तो समुद्र के अंदर चला गया है और फिर समुद्र के अंदर इधर आकर उड़ गया है। तो उसी पर क्या बसा है? अंडमान निकोबार। क्या था? अंडमान निकोबार। इसमें बहुत सारे द्वीप है। इस पर क्या है? बहुत सारे द्वीप है। सबसे उत्तरी द्वीप, ये कौन सा द्वीप है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। अंडमान कौन सा अंडमान है? उत्तरी अंडमान। हालांकि यहाँ पर एक देखेंगे तो कोको द्वीप। कौन सा द्वीप होगा? कोको द्वीप। कोको द्वीप। कोको द्वीप जो है वो भारत का ही था। किसका था? भारत का। लेकिन म्यांमार कहता था कि कोको द्वीप मेरा है और भारत कहता था कि मेरा है। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे भारत के, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने कहा कि अभी सबसे बैर लेना ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि कोको द्वीप तो एक दे देते तो क्या होता है। तो इन्होंने सोच कर गिफ्ट को दे दिया। किस पर? कि ले जाओ तुम इस पर बनाओ। और ये चुट्टा देखिए, और म्यांमार जो था इस पर क्या कर दिया? चीन का अड्डा दे दिया। बताइए अब यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है, आपको मालूम होगा। तो अब भारत सरकार चाहती है कि कोको द्वीप को क्या लिया जाए, क्या कर दिया जाए? कोको द्वीप को लिया जाए। और कोको द्वीप को लेने के लिए कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर रोज एक ही दिन कब्जा करता जाना है। क्या था? कब्जा करता जाना है बस। उस पर अपने तंगों का म्यांमार करके क्या चाहते हैं आप? तो आप कहिएगा वही चाहते हैं जो आप देना नहीं चाहते हैं। तो समझ जाएगा कि क्या चाहता है भारत। तो उसी तरह से जैसे कैसे जो चाइना जो था तिब्बत पर कब्जा किया। तिब्बत पर जब कब्जा किया तो वो कब्जा भारत में भी कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर भारत को छोड़ देगा, अब उसको पता था कि अगर भारत को छोड़ देगा तो पूरे एशिया में जो है वो हमसे टक्कर देने के लिए केवल भारत ही है, तो वही टांग लड़ेगा। तो इसे क्या करते हैं, हम इसको भी कब्जा कर लेते हैं कि कब तिब्बत पर उंगली नहीं उठाएगा, वो अपने में अधूरा रहेगा। उसी तरह हमें भी करना चाहिए। क्या? इसे अधूरा रहना चाहिए। कहते अधूरा रहना चाहते हैं और अधूरा रहना चाहते हैं, अझुराना चाहिए तब जाके आपको मिलेगा, वरना मांगने से तो मिलने वाला है ही नहीं, आपको पता होगा। तो कोको द्वीप हो गया। यहाँ पर उत्तरी अंडमान। कौन सा अंडमान है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान जो है कि सब किसका है? मतलब अंडमान निकोबार जो है किसका है? वो हिमालय पर्वत का ही अंश है। तो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक। कौन सा है? सैडल पीक। सैडल पीक। कौन सा पीक है? सैडल पीक। सैडल पीक है। इससे पहले आपको ये बता देते हैं। देखिए उत्तरी अंडमान जो था वो क्या हुआ था कि इस समय इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें किसका कब्जा था? पुर्तगाली का। जापानियों का कब्जा था। किसका? जापानियों का कब्जा था। तो सुभाष चंद्र बोस जब गए थे हिटलर के पास तो उस समय हिटलर जर्मनी और इधर क्या बोलते थे, जापान, सब एक में ध्रुवीय राष्ट्र थे। तो वो लोग एक में कर रहे थे। तो हिटलर ने कहा जापानियों से कि आप क्या दीजिए, सुभाष चंद्र बोस को क्या कर दीजिए, ये अंडमान निकोबार सुभाष चंद्र बोस को दे दीजिए। तो जो पुर्तगाली जो थे वो सुभाष चंद्र बोस को गिफ्ट में दे दिए। किसे? अंडमान निकोबार को। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे इसका नाम रखे थे शहीद ए स्वराज। क्या नाम रखे थे? शहीद ए स्वराज। आपको याद रखिए क्या नाम रखे थे? शहीद ए स्वराज। तो यहाँ पर देखिए शहीद ए स्वराज। अब उत्तरी अंडमान, कहता उत्तरी अंडमान, यहाँ पर दो ज्वालामुखी मिलेंगे। कौन कौन? नारकोदम तथा बैरम। यहाँ पर ज्वालामुखी नारकोडम तथा बैरम ज्वालामुखी। बैरम
नारकोंडम तथा गर्म ज्वालामुखी आपको यही दोनों को मिलेगा, गर्म तथा नारकोंडम। तो देखिए नारकोंडम जो है वो अब नहीं रहा, नौ से नारकोंडम नौ से नहीं रहा, ये मृत ज्वालामुखी हो चुका है। और गर्म ज्वालामुखी जो शुद्ध ज्वालामुखी कभी कभी क्या होता है उड़ जाता है। तो ये दोनों ज्वालामुखी आपको याद रखेगा। ज्वालामुखी होना बहुत लिए ज्वालामुखी होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा नहीं। अगर ज्वालामुखी नहीं रहेगा तो कोई भी जो धातु या फिर एल्युमिनियम लोहा तांबा ये सब कहाँ से निकलते हैं, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी के अंदर जब मैग्मा भरा होता है, मैग्मा बाहर निकलता है तो उसमें से खनिज निकलते हैं, जैसे बॉक्साइट, एस्पोकोरंडम, क्रोलाइट, ये सब अगर बॉक्साइट निकलता है तो एल्युमिनियम का होता है, उससे एल्युमिनियम बनेगा। कॉपर का होता है कॉपर पैराइट, कैल्कोसाइट, कीपराइट, मिलेगा, ये सब अगर एस्क निकलता है तो कैपर बनेगा। इसलिए ज्वालामुखी का होना बहुत ही जरूरी है ताकि खनिज का क्या है भरमार हो सके। तो ये हो गया, तो ज्वालामुखी है। अब उत्तरी अंडमान, कौन सा अंडमान है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक। उत्तरी अंडमान के नीचे आएंगे तो जगह होगा दक्षिण मध्य अंडमान। कौन सा अंडमान? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान कौन सा अंडमान होगा? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान किसके लिए फेमस है? तो मध्य अंडमान देंगे तो यहाँ पर अंडमान जो है सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान, सबसे बड़ा द्वीप। बड़ा द्वीप तो बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, यानी अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। या फिर पूरे भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के नीचे आइए, मध्य अंडमान के नीचे आएंगे तो जगह का दक्षिणी अंडमान। कौन सी? दक्षिणी अंडमान। अंडमान कौन सा अंडमान होगा? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर एक राजधानी है, कौन सा? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ थी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कौन सा राजधानी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर के यहाँ पर थिएटर है। कौन सा थिएटर है? तो देखिए जब कभी थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों अगर एक साथ रहते हैं तो उसे हम लोग थिएटर कहते हैं। तो एक बात एकमात्र थिएटर कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ पर तीनों एक साथ रहती है। यहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। अंग्रेज जो थे यहाँ पर एक जेल बनाए थे, सेलुलर जेल। हालांकि वो पैलेस था लेकिन वो धंस गया तो उसको जेल बना दिया था। कौन सा जेल? सेलुलर जेल। यहाँ पर सेलुलर जेल में वहाँ पर काला पानी की सजा दी जाती थी। अब नाम सुन लोगे, जो काला पानी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर। कौन थे? वीर सावरकर। वीर सावरकर को जो सेलुलर जेल में बंद किया गया था तो उन्होंने कोयला से इतिहास लिख दिया था। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कितना ही थी, उस समय तो मॉडर्न हिस्ट्री भी बनी रही थी। तो जिस पर छोटी सी हिस्ट्री थी तो उन्होंने क्या कर दिया? कोयला से लिख दिया था दीवार पर। तो ये सब आपको सुनेगा। वीर सावरकर। पोर्ट ब्लेयर कौन से राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट। दक्षिण अंडमान के नीचे होगा लिटिल अंडमान। छोटा सा होगा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। अंडमान कौन सी राजधानी होगी? लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान के और दक्षिण अंडमान के बीच एक जलमार्ग होगा, दक्कन जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग? दक्कन जलमार्ग। दक्कन जलमार्ग। दक्कन जलमार्ग। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच कौन सा जलमार्ग है? दक्कन जलमार्ग। तो ये समझिए सबसे पहले उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन से? सैडल पीक। उसके बाद आता है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान जो सबसे बड़ा द्वीप है, ये भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद आता है दक्षिणी अंडमान। दक्षिण अंडमान राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर काला पानी की सजा सेलुलर जेल था। दक्षिण अंडमान के नीचे देंगे लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच एक जल मार्ग है, दक्कन जल मार्ग। ये हो गया। अब निकोबार, इसके नीचे देंगे जगह होगा कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कौन सा जगह होगा? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पर अगर सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो जगह होगा इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर जगह होगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा जगह होगा? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो कौन सा जगह होगा? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट हो गया। यहाँ पर देखिए लिटिल अंडमान और दक्कन कार निकोबार के बीच चैनल है। कौन? 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री क्या होता है? चैनल। लिटिल अंडमान और इधर से दक्षिण। ये आपको लक्षद्वीप में भी बताएंगे कौन कौन बने थे। मिनी कोय और कावरती।
मिनी को कार्तिक के बीच कितना डिग्री चांद है, इस आपको बता देते हैं। मिनी को 9 डिग्री, और मिनी को नीचे देखें मालदीव के बीच कौन सा चांद है, तो 8 डिग्री चांद है। यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितना डिग्री चांद है, 10 डिग्री चांद है। 10 डिग्री चांद। चांद आपको पता ही था किसे कहते हैं, तो चांद जो है वो समुद्र के बड़े से रास्ते को हम लोग चैनल कहते हैं। ये हो गया, तो इसे समझ लिए। अब देखिए यहाँ पर एक जनजाति देखने को मिलेगी। सबसे आप अगर अंडमान निकोबार हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, एक वायसराय थे लॉर्ड मेयो। कौन थे, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो जब अंडमान निकोबार में गए थे तो उनको भाला से मारकर हत्या कर दी गई थी। कहते हैं यहाँ पर बहुत ही खतरनाक जनजाति रहती है। यहाँ पर लगभग 3 जनजाति देखने को मिलेगा। कौन कौन, इनकी जनसंख्या जो है बहुत ही कम है। अगर अंडमान निकोबार जनसंख्या देंगे तो बहुत ही क्या है, कम है। तो यहाँ पर जनजाति मिलेगी सेंटिलीज जनजाति। कौन सी जनजाति, सेंटिलीज। सेंटिलीज जनजाति सबसे खतरनाक जनजाति है। सेंटिलीज जनजाति जो है अंडमान निकोबार की सबसे खतरनाक जनजाति कौन से, सेंटिलीज जनजाति। कौन सी जनजाति, सेंटिलीज जनजाति। इसके बाद आएगा स्पेन जनजाति। दूसरा जनजाति कौन सा, स्पेन जनजाति। स्पेन जनजाति जो है वो क्या है, सबसे बड़ा जनजाति है। स्पेन जनजाति जो है वो सबसे क्या है, बड़ी जनजाति है। उस स्पेन जनजाति के बाद आएगा यारवा। कौन सी जनजाति आएगा, यारवा जनजाति। तीसरा जनजाति यारवा जनजाति, ये सबसे पुरानी जनजाति है। तो ये जो है सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी, सेंटिलीज। सबसे खतरनाक जनजाति सेंटिलीज। स्पेन जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है, और यारवा जनजाति सबसे पुरानी जनजाति है, पुरानी। यहाँ पर अंडमान निकोबार में कौन से वायसराय की हत्या कर दी गई थी, तो लॉर्ड मेयो की। तो ये आप देख लिए। अब पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको बता दिए थे और राज्य के बारे में बता दिए थे। अब ये जो पॉलिटिकल और फिजिकल नक्शा जो है वो खत्म हो गया। पॉलिटिकल फिजिकल नक्शा आप समझते जो, पॉलिटिकल मतलब जी सिर्फ स्थान के बारे में बताएगा, तो पॉलिटिकल नक्शा। फिजिकल नक्शा जो सब कुछ बताएगा, जैसे नदी, पहाड़, पठार, दर्रा, जितने भी वो सब फिजिकल नक्शा। अब बच गया थेमेटिकल नक्शा। थेमेटिकल नक्शा मतलब जैसे कि कोई खास चीज़ को दर्शाता है। जैसे मान लें किसी पन्ना में थेमेटिकल नक्शा लिखा है, तो उसमें कि कोई जैसे नदी के थेमेटिकल नक्शा, तो उसमें सिर्फ नदी ही नदी देखने को मिलेगी और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे माउंटेन, पहाड़ का थेमेटिकल नक्शा तो सिर्फ पहाड़ देखने को मिलेगा। दर्रा का थेमेटिकल नक्शा तो सिर्फ दर्रा देखने को मिलेंगे। तो इसे सब क्या होता है, थेमेटिकल मैप बच गया। तो थेमेटिकल मैप पढ़ा के इंडियन मैप जो होता है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे, हालांकि अभी टाइम है ख़त्म होने में। तो अब देखिए इसका पुराना भारत अगर देंगे तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इधर नेपाल, भूटान और इधर बांग्लादेश और इधर क्या होता, क्या बोलते हैं, म्यांमार, ये सब क्या था, भारत का अखंड भारत हुआ करता था। क्या अखंड भारत हुआ करता था। हालांकि इंडोनेशिया भी अखंड भारत में जुड़ता है, लेकिन वो जो शैलेंद्र शासक जो इंडोनेशिया के शासक थे, शैलेंद्र शासक। तो यहाँ पर दक्षिण में चोल वंश का शासक था राजेंद्र चोल। राजेंद्र जो था वो इंडोनेशिया में जाकर उसे उल्टा लटका का मारा था। हालांकि उसकी पत्नी बुला, लेकिन महाराज जल्दी ही है, यहाँ पर उतना दूर जगह लड़ाई करते, तो इसकी पत्नी बुला लेना था। आज अखंड भारत में वो भी गिनती में आता। तो खैर इतना भी कम नहीं है। तो ये हो गया। देखिए इसका पंजाब जो है ये जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो ये पूरा पंजाब कहलाता था। क्या कहलाता था, पूरा पंजाब। ये पूरा पंजाब कहलाता था। क्या कहलाता था, पूरा पंजाब कहलाता था। पूरा पंजाब कहलाता था। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ तो आधा पंजाब चल गया कहाँ पर, पाकिस्तान में, और आधा पंजाब रह गया किस में रह गया, भारत में रह गया। तो इसे उसमें उसका नाम था पेप्सू। उस समय भारत में जो पंजाब रह गया तो उसका नाम पड़ गया था पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट बटालियन स्टेट यूनियन, पेप्सू नाम गया। हालांकि जब 1966 में 100 आयोग का गठन किया गया था, उसमें से 3 राज्य बने और 1 केंद्र शासित बने। कौन, आपको बता दिए नक्शा में, हिमाचल प्रदेश बना जहाँ पहाड़ वर्ग थे, हिमाचल प्रदेश बना जहाँ हिंदी बोलती थी, हरियाणा बन गया जहाँ पंजाबी बोली जाती थी, वहाँ पंजाब में बन गया, और विवादी क्षेत्र वहाँ चंडीगढ़ बन गया। ठीक है। और बचे पंजाब, आधा पंजाब कहाँ चल गया, पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में आज भूखमरी पर आ चुका है, क्योंकि उस समय ध्यान नहीं दिया था। यहाँ पर क्या हुआ, जब भारत में जब क्या हुआ, भारत जब अंग्रेज आज़ाद कर गए थे, तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब बेहतरीन नेता मिले। नेता या फिर मतलब जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, और जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो बहुत सारे जो थे, लेकिन इसमें कौन था, सिर्फ एक ही था, जिन्ना। उसके बाद वो कोई नहीं था उसको संभालने वाला था, जिन्ना था। और जिन्ना जो था उसकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। उसके बाद इस पर पाकिस्तानियों पर धर्मगुरु और सेना ने कब्जा कर लिया, जिस पर से वो आज तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। और पाकिस्तान में क्या है,
भुखमरी की हालत हो चुकी है। आप आटा कितना महंगा हुआ आप देखेंगे। तो पंजाब जो है यहाँ पर, लेकिन अभी जो पंजाब का है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है 2 ही स्टेट से चलती है। कौन कौन? एक तो ही यहाँ पर पंजाब बचेगा, यहाँ पर ज़्यादा डेवलप देखने को मिलेगी, जैसे कि जितने भी हॉस्पिटल हो गए, अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, अच्छे मतलब जितने भी सारे इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलेगा पंजाब में। और दूसरा यहाँ पर सिंध, यहाँ पर क्या है? सिंध। ये 2 ही राज्य जो है पाकिस्तान में इस इकोनॉमी को चलाता है पाकिस्तान को, वरना ये अगर नहीं रहते तो कभी का वो गिर कर रहा था पाकिस्तान। ये हो गया। अब उसका बलूचिस्तान तो कुछ वो तो अलग होने की मांग कर रहा है बलूचिस्तान। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा जगह? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। गुजरात तो महाराष्ट्र से ही अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? महाराष्ट्र से अलग हुआ था। और दक्षिण भारत में उस समय द्रविड़ राज्य कहा जाता था। क्या था? द्रविड़। ये कौन सा द्रविड़ राज्य कहा जाता था? इसमें कौन कौन राज्य आते थे? तो इधर तमिलनाडु, केरला और इधर कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश, 4 राज्य थे। हालांकि तेलंगाना तो अभी उसमें अलग नहीं हुआ करता, तो एक घड़ी अलग हुआ था 2014 में, 2 जून 2014 में, तो वो एक घड़ी अलग हुआ था। तो उसमें 4 ही आ जाते द्रविड़ में। कहता द्रविड़। यहाँ पर उड़ीसा, कहता उड़ीसा, क्योंकि उसमें महाजनपद का काल हुआ करता था जब ये देश का गठन नहीं हुआ था। तो ये हो गया उड़ीसा। यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर एक जगह होगा, यहाँ पर पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय, या काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसको तो अंश है हिमालय पर्वत। और बीच में कौन सा है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। ये नीचे सतपुड़ा पर्वत, अजंता पर्वत, ये सब पर्वत है। क्या तो पर्वत है। तो देखते हैं पूरे भारत में, आप भारत का राष्ट्रगान देखेंगे, भारत का जो राष्ट्रगान देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगाल। इसमें बंगाल था। ये पूरे क्या हुआ था? कहाँ? बंगाल था। बंगाल क्या था? बंगाल। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगाल, विंध्य, हिमाचल, जमुना, गंगा। क्योंकि भारत के उसमें प्रमुख 2 नदियाँ प्रमुख थी। कौन कौन? गंगा नदी और यमुना नदी। गंगा नदी और यमुना नदी। तो आप ध्यान से अगर पढ़िएगा भारत के राष्ट्रगान में, तो पूरा भारत को उसमें बताया गया है। कैसे? पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, जमुना, गंगा। देखेंगे पूरी तरह से भारत को बांध दिए गए। हालांकि आप अगर ध्यान से अगर पढ़िएगा तो उसमें अधूरा लग रहा है राष्ट्रगान। कैसे? कि अभी जो पंजाब तो है, आधा पंजाब तो है, लेकिन सिंध भारत में नहीं है। सिंध जो है वो भारत में नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब राष्ट्रगान को बदलना बहुत ही मुश्किल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, तो आपको पता है, तो भारत का राष्ट्रगान बदलना बहुत ही मुश्किल है। अब उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अब सिंध को भारत में जरूर ला सकते हैं। तो अभी अधूरा लग रहा है, लेकिन जब बहुत ही जल्द ये राष्ट्रगान जो है पूरा होगा, क्योंकि सिंध में कहाँ, सिंध जो है वो भारत में लाया जाएगा। और ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है, हमारे काम भी हो सकता है इससे। तो अधूरा, आप राष्ट्रीय गान को चेंज करेंगे तो आप भूला नहीं पाएंगे। जैसे ABCD आप सीखते हैं, तो अब पता चला कि आप ABCD बचपन से याद कर रखें, और उसमें से कोई 1 अंक 2 अंक निकाले, जैसे मान लीजिए कोई अंक निकाले गए, P निकाल दिए गए, और अब अगर आप ABCD पढ़ेंगे तो जरूर आप उसमें P बोलना ही बोलना है, अब भुला जाएगा किसी तरह से। तो उसी तरह से आप राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे तो उसमें सिंध आएगा। तो सिंध निकालना बहुत ही मुश्किल है राष्ट्रीय गान में से। तो सीधा क्या करते हैं, सिंध को भारत में ही ले आते हैं, ताकि हमारा राष्ट्रीय गान जो है पूरा हो सके। सिंध को पूरा पाकिस्तानों के लिए आते हैं, लेकिन चोटा ये सब नाली की तरह काम करता है। जैसे, क्योंकि ये अगर आएगा तो इसमें भी बिगाड़ देगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो अमृत जो है वो नाले के पानी को ठीक नहीं कर सकता है। तब कितना भी अगर अमृत जो है अगर नाले में के पानी में डालेंगे तो वो खराब ही होगा। लेकिन अगर एक थोड़ा सा नाले का पानी अगर पूरे अमृत में डाल देंगे तो पूरा अमृत खराब हो जाएगा। लेकिन पूरा अमृत मिलकर उसे नाले के पानी को शुद्ध नहीं कर सकता। लेकिन एक थोड़ा सा नाले का पानी पूरा अमृत को अशुद्ध कर सकता है। तो उसी तरह से ये भी होते हैं छोटा सब। तो ये समझ गए। अब इसका बाद थेमेटिकल मैप के बारे में समझ लेंगे। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।